बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज की क्लास के अंदर हम गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग को डील करने जा रहे हैं कि एज पर IS 20 हम किस तरह गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग को डील करेंगे। तो आप सबकी बहुत तवज्जो चाहिए, भरपूर तवज्जो चाहिए। तो बेसिकली कल तक जो हमने सीखा उसको हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स की सूरत में लिख लेते हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट ग्रांट, अच्छा ग्रांट क्यों मिल रही है? दो पर्पस होंगे ग्रांट के जो आपको बताए थे। एक, एक क्या है? ठीक है जी। एक ग्रांट फॉर एक्सपेंस है, ठीक है जी। और एक ग्रांट फॉर एसेट है। ग्रांट फॉर एक्सपेंस, ग्रांट फॉर एसेट, ठीक है जी। अच्छा जी, ग्रांट फॉर एक्सपेंस को हम एक तरह से बोल सकते हैं क्या? रेवेन्यू ग्रांट, ठीक है। ग्रांट फॉर एक्सपेंस को इस तरह से हम बोल सकते हैं रेवेन्यू ग्रांट। और ग्रांट फॉर एसेट को हम एक तरह से बोल सकते हैं कैपिटल ग्रांट। ठीक है जी। तो आप सब जानते हैं ग्रांट हमें या तो मिलेगी मॉनेटरी फॉर्म में या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में। आप सब जानते हैं, सवाल से ये डिस्कशन हमारा प्रीवियस क्लास में हो चुका है, ठीक है। नाउ अब जो हम डिस्कशन आपसे करने जा रहे हैं वो क्या है? ग्रांट का जो ट्रीटमेंट है डील करने का, ठीक है, वो डील करने का ट्रीटमेंट क्या है, आप उसको किस तरह डील कर सकते हैं जो अमाउंट ग्रांट का मिला है, ठीक है। तो जो ग्रांट का अमाउंट मिला है आप उसको किस तरह डील कर सकते हैं, आप उसको किस तरह रिकग्नाइज कर सकते हैं, इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास जो है वो दो बातें, किसी भी तरीके से आप जब सीख रहे होंगे तो दो बातें आपको जहन में रखनी है। वो दो बातें क्या है? देखिए, अगर ग्रांट मिल रही है आपको किस चीज के लिए, इसको हम नाम देंगे करंट, इन करंट अकाउंटिंग पीरियड, या पास्ट। आपको ग्रांट मिल रही है माजी में इनकर किए हुए एक्सपेंस के लिए, मतलब वो एक्सपेंस हो चुका था, बाद में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आपको ग्रांट भिजवा दी, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको माजी में किसी एक्सपेंस जो इनकर हो चुका है उसके लिए ग्रांट मिल रही है, तो उस ग्रांट को अकाउंटिंग करने के आपके पास दो वे हैं, ठीक है। दो वे क्या है? नंबर वन, इनकम, कि जो पैसे मिले हैं आप उसको क्या मान लें, इनकम मान लें, ठीक है। जो पैसे मिले हैं उसको आप इनकम मान लें, यानी आप एंट्री पास करें कैश या बैंक डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, आप उसको अपनी बुक्स में इनकम मान लें। क्या ये बात मेरी समझ में आती है आपको? तो
तो मतलब उसको आप डायरेक्टली इनकम मान लें, मतलब यानी कि ये एंट्री बनाने की एक तरीके से क्या हो गई बेटा, डायरेक्ट अप्रोच हो गई। यानी ये जो ग्रांट, डायरेक्ट ग्रांट की बात नहीं कर रहा मैं, एंट्री डायरेक्टली इनकम बनाई जा रही है, मतलब इस तरह समझिएगा। अच्छा जी, ओके। नंबर 2, आपके पास एक और ऑप्शन है, वो क्या है? वो ऑप्शन आपके पास है रिडक्शन इन एक्सपेंस, कि जिस एक्सपेंस को सपोर्ट करने के लिए आपको ग्रांट मिली है, आप बजाय इनकम क्या करने के, क्रेडिट करने के, आप क्या कर दें, आप उसके बदले उस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दें, मतलब कैश या बैंक डेबिट, ठीक है जी, और एक्सपेंस क्रेडिट। बताइए बेटा, क्या यहां तक बात समझ में आती है आपको? इसका मतलब यह है कि भाई आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, आपने नए लोगों को एम्प्लॉय किया, जैसे किसी यूनिवर्सिटी से आपने फ्रेश ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय किया, तो फ्रेश ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करने की बिना पर गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट देने का फैसला किया, मतलब आपने अमल पहले किया, और आपने ये अमल इसलिए नहीं कहता कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी, आपने अमल कर दिया, हो सकता है आपके इस अमल से खुश होकर गवर्नमेंट ने आपको बाद में ग्रांट दे दी। तो आपने फ्रेश ग्रेजुएट्स को नौकरियां दी, आपने मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ाने में अपना रोल प्ले किया, इस बेस पर गवर्नमेंट ने इस चीज को देखते हुए आपको एक ग्रांट देने का फैसला कर लिया। तो मतलब आप उन एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर चुके हैं, आपका एक्सपेंस इनकर हो चुका है, और वो एक्सपेंस इनकर होने के बाद आपको वो क्या मिल रही है, ग्रांट मिल रही है। या तो कम से कम जिस अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस इनकर हुआ है, उस अकाउंटिंग पीरियड में आपको ग्रांट मिल रही है, या फिर वो अकाउंटिंग पीरियड, जिस अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस इनकर हो चुका था, वो अकाउंटिंग पीरियड गुजरने के बाद आपको ग्रांट मिल रही है। तो अगर आपको पास ग्रांट मिल रही है तो ज्यादा बेटर आपके लिए सूटेबल है कि आप उसको इनकम मान लें, और अगर आपको करंट अकाउंटिंग पीरियड में ग्रांट मिल रही है तो आप उसको इनकम भी मान सकते हैं और अपना एक्सपेंस भी रिड्यूस कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड करता है बेटा। बताइए इसमें कोई मुश्किल बात है कि नहीं, या नहीं? बताइए, मतलब गवर्नमेंट की ग्रांट ने आपकी जेब का बोझ हल्का कर दिया, यस और नो? आप सब जवाब दीजिए, रेस्पॉन्स कीजिए। क्या ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है, अच्छा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है सबको। अब एक काम करते हैं, इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे फर्दर, मतलब इतने हिस्से को हम देखने जा रहे हैं और इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाँ बेटा, विजिबल है क्वेश्चन आप सबको? क्या क्वेश्चन आप सबको विजिबल है? वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 सब देख पा रहे हैं? क्या लिखा हुआ आ रहा है? बहुत तवज्जो से पढ़ना है इस बात को ताकि हम इसको साथ साथ कवर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, द गवर्नमेंट ऑफर्ड गिव मी लिमिटेड, कंपनी का नाम है, कैश ग्रांट equal to 30% of certain specified future labor cost. Give me limited incurred 30,000 of these labor cost during its year ended 31st December 2010 and presented the government with an audited statement of expense on 31st March 2001 as a proof. देखो अब यहाँ पर ये लफ्ज जो फ्यूचर है ना, ये फ्यूचर आपको कंफ्यूज ना करे, मतलब ग्रांट तो एक्सपेंडिचर इनकर होने के बाद ही मिलेगी ना, उससे पहले तो नहीं मिल रही ना बेटा। तो हम तो जो पास्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हम एक्सपेंस के लिए कर रहे हैं ना। जवाब दे मुझे आप लोग। तो यहाँ मौजूद लफ्ज फ्यूचर आपको तंग नहीं करे बेटा? क्या ये लफ्ज फ्यूचर आपको तंग तो नहीं कर रहा?
क्योंकि जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं वो उस पॉइंट पर हम फ्यूचर में लेबर कॉस्ट इनकर करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट से ग्रांट तो है वो हमें लेबर कॉस्ट इनकर होने के बाद ही मिलेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 30,000 रुपए लेबर कॉस्ट में हम इनकर कर चुके हैं 31 दिसंबर 2010 पर। यस और नो बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए, बराए मेहरबानी रिस्पॉन्स दीजिए। तो इसका मतलब ये एक्सपेंस इनकर हो चुका है, ये एक्सपेंस इनकर हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट का आपसे कोई एग्रीमेंट है कि भाई आप एक्सपेंडिचर इनकर कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर इनकर होने की बुनियाद पर आपका, अगर आपको ग्रांट नहीं मिली तो कम से कम आपका उस ग्रांट को रिसीव करने का राइट टू रिसीव तो क्या हुआ, एस्टैब्लिश हुआ कि नहीं हुआ? जवाब दो। अगर गवर्नमेंट से आपकी बातचीत चल रही थी, गवर्नमेंट ने कहा कि आप फ्रेश ग्रेजुएट्स को अपॉइंट करो, जब आप उनको सैलरी पे कर दोगे तो हम उनकी 30% सैलरी आपको रीइंबर्स कर देंगे। ये आपका और गवर्नमेंट का एग्रीमेंट चल रहा है। रिस्पॉन्स देना प्लीज बेटा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर यही कहना चाह रही है ना कि पहले तुम ये काम कर लो, तो फिर तुम्हें ये काम करने के बाद क्या होगा, पहले तुम ये काम कर लो, फिर तुम्हें ये काम करने के बाद क्या होगा, पेमेंट मिलेगी। यस और नो बेटा? ठीक है जी। अब इसमें क्या है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इसमें दो पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, वो दो पॉइंट्स हमारे सामने क्या आ रहे हैं, देखिए वो दो पॉइंट्स आपके सामने ये आ रहे हैं कि एक तो हो गया 31 दिसंबर, ये आपका क्या है, ईयर एंड है बेटा, जो मैं बोल रहा हूं उसको पहले सुने। 31 दिसंबर क्या है आपका, ईयर एंड है। यस और नो? रिपोर्टिंग पीरियड है क्या नहीं बेटा, रिस्पॉन्स करें। रिपोर्टिंग पीरियड है ना? इस रिपोर्टिंग पीरियड में आपने इतना एक्सपेंस इनकर कर लिया है 30,000 का, जवाब दो। तो ये 30,000 का एक्सपेंस इनकर करने की बिना पर, फ्रेश ग्रेजुएट्स को अपॉइंट करने की बिना पर आपका इस 30,000 के 30% के बराबर अमाउंट रिसीव करने का राइट क्या हो चुका है, स्टैब्लिश हो चुका है। यस और नो? जवाब दो। हो चुका है ना? ये नहीं हुआ, हो चुका। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट आपको फॉरन अमाउंट नहीं देगी, गवर्नमेंट आपको अमाउंट देगी अपनी इंस्पेक्शन करने के बाद। वो इंस्पेक्शन कब होगा, अगले अकाउंटिंग पीरियड में, जब आपका इस अकाउंटिंग पीरियड का ऑडिट मुकम्मल हो जाएगा। तो सवाल ये है कि इस अमाउंट को हम इनकम कब माने, इस अमाउंट को हम इनकम कब माने, 31 दिसंबर पे इनकम मान लें या 31 मार्च पर अगले अकाउंटिंग पीरियड में इनकम माने। ठीक है, तो जरा देखिएगा, बहुत तवज्जो से देखिएगा। अब एक मिनट पढ़ लें पहले इसको, जरा क्या लिखा हुआ है। शो द रिलेटेड जर्नल एंट्रीज इन रिकॉर्ड्स ऑफ गिव मी लिमिटेड assuming that the company recognizes a grant income and the grant becomes receivable in the year in which the company incurs the specified expense। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपने वाकई में असल ग्रेजुएट्स को अपॉइंट किया, आपने बोला भले ऑडिट हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सच्चा हूं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की हुई। तो गवर्नमेंट भले इंस्पेक्शन कर भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने तो बात सच, जो जो सच है वो किया है। तो मेरा तो एक्सपेंस इनकर करते ही क्या हुआ, राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो गया। लेकिन जहां पर ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं, जहां पर ग्रांट जब तक मिल ना जाए या जब तक टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ पूरी ना हो जाए, जहां पर ऑडिट जो हो वो कंडीशन हो और उसके बगैर आपके लिए ग्रांट मिलना पॉसिबल ना हो, और तो फिर आप ये पॉलिसी चूज कर सकते हैं कि आप ग्रांट को उस वक्त कंसीडर करेंगे जब in the year in which company provides government with an audited statement of expenses। ठीक है जी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें जो है वो दोनों बातें समझा रहा है कि अगर तुम इस ग्रांट को रिकॉर्ड करते हो 2010 में फॉर एग्जांपल,
20x0, ठीक है। तो फिर इसकी अकाउंटिंग तुम कैसे करोगे, मतलब यानी एक ऑप्शन और दो ऑप्शन दिए मैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात आप देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं पार्ट ए के लिए। तो हम आए 31 दिसंबर पर, 31 दिसंबर 2010 हमने बोल दिया इसको। हमने अपने एम्प्लॉयज को क्या पे की, सैलरीज पे की। हमने कहा सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कितना पे किया, 30,000। ये एक्सपेंस इनकर हो चुका है, या तो इसकी पेमेंट हो चुकी होगी, या फिर पेएबल अक्रूवल बेस पे एक्सपेंस पे करने की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यस और नो, ठीक है जी। और आपने साथ साथ ये कह दिया कि भाई 31 दिसंबर को ही हमारा इस ग्रांट को रिसीव करने का राइट क्या हो चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा ग्रांट रिसीवेबल डेबिट। तब आपके पास एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन है कि इस ग्रांट को आप क्या मान लें, इनकम मान लें, ग्रांट इनकम क्रेडिट। यस और नो, रिस्पॉन्स करें बेटा, रिस्पॉन्स करें। और दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास, अगर आप इनकम क्रेडिट नहीं करते तो आप क्या कर सकते हैं, सैलरी जवाब दें बेटा। सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट कर सकते हैं आप, किसके बराबर, 30,000 के 30% के बराबर। कितना बनेगा बेटा, 30,000 का 30%। रिस्पॉन्स कर दें बेटा, रिस्पॉन्स कर दें, रिस्पॉन्स कर दें प्लीज। 30,000 का 30% कितना बनेगा, 9,000 रुपए। सही है, ये एंट्री बन गई। तो दोनों ऑप्शन आपके पास, क्या आप ग्रैंड इनकम क्रेडिट कर दें या आप एक्सपेंस का कर दें। यानी मतलब दो बातें हो गई, मतलब या तो आप प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस चार्ज करें 30,000 का और इनकम शो करें 9,000 की। यस और नो, रिस्पॉन्स करो यार, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, टाइम इतना नहीं है ना, छोटी छोटी चीजें जल्दी कवर कर लो इसको। या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एसोसिएट में क्या करो बेटा, एक्सपेंस दिखाओ सैलरी का 30,000 का और इनकम दिखाओ 9,000 की, एक ही तरीका हो गया। या फिर एक तरीका ये है कि आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट सैलरी एक्सपेंस दिखाओ कितने से, 21,000। यस और नो, जवाब दो बेटा, जवाब दो। सही बोल रहा हूं ना, ओके सही है जी। और इसका पार्ट बी क्या है, पार्ट बी ये है कि भाई जब तक ऑडिट नहीं हो जाएगा तब तक हम ग्रांट को अपनी इनकम नहीं मान सकते, यानी तब तक हम ये नहीं बोलेंगे तब तक हमारा राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। अगर ऑडिट किए बगैर या ऑडिट हुए बगैर हम इस ग्रांट को रिसीव करने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंस इनकर होने पर। तो एक्सपेंस इनकर होने के बाद ऑडिट भी एक लाजमी शर्त है, अगर ऐसा है तो फिर आप उसको अगले अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करें। समझे बात को। तो ये दो पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए गए इसके अंदर। नंबर 1, अब क्या हुआ जनाब, बी पार्ट में 31 दिसंबर 2010 को एक्सपेंस इनकर हो गया, तो आपने एंट्री पास कर दी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 30,000 से कैश या बैंक या फिर इन सैलरीज को पे करने की लायबिलिटी क्रेडिट कितने से, 30,000 से। जवाब दे बेटा, सही है, कोई मुश्किल बात। अच्छा, लेकिन अब जब 31 मार्च को अगले अकाउंटिंग पीरियड में 2011 हमारा ऑडिट हो जाएगा, तो हमने बोला ऑडिट होने के बाद जो है वो
ऑडिट अब एक फॉर्मेलिटी नहीं है, मतलब यानी ऑडिट बाकायदा एक कंडीशन थी जिसको पूरा करना जरूरी था। तो ऑडिट होने के बाद हम क्या हो गए, इस सैलरी एक्सपेंस के बदले ग्रांट रिसीव करने के लिए क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। तो एंट्री क्या बनी, ग्रांट रिसीवेबल डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट। इस केस में मैं इनकम वाले पॉइंट को फेवर करूंगा, लेकिन आप चाहें तो एक्सपेंस भी कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्योंकि सैलरी एक्सपेंस जाएगा 2010 में, लेकिन इनकम आएगी 2011 में। दोनों सेम अकाउंटिंग पीरियड में नहीं है। तो कितना अमाउंट आ गया, 9,000 रुपए। आप चाहें तो 2011 का सैलरी एक्सपेंस 9,000 से कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। इसमें कोई मसला हो तो बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। कोई ऐसी बात जो इसमें आपको डिफिकल्ट लगी हो, कोई ऐसी बात जो इसमें आपको समझ ना आई हो। यानी पास्ट ग्रांट का मतलब क्या हुआ कि जब तक एक्सपेंस इनकर ना हो जाए गवर्नमेंट आपको 1 रुपया भी देने वाली नहीं है। तो अगर एक्सपेंस इनकर हो चुका है और आपको पैसे नहीं मिले, तो अगर आपका राइट रिसीव एस्टेब्लिश हो चुका है, तो आप उस राइट को एस्टेब्लिश करके ग्रांट को क्या कर दें, इनकम मान लें, या ग्रांट से अपने एक्सपेंस को कम कर लें। लेकिन अगर आपका राइट एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। या आपको ग्रांट मिल जाए, अगर आपको पैसे मिल जाए एक्सपेंस इनकम का, तो आपको रिसीवेबल डेबिट करने की जरूरत नहीं, तो कैश या बैंक डेबिट करेंगे आप उसके बदले। यस और नो आप मुझे बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, ये बात समझ में आती है बेटा आपको? यहां तक कोई मसला हो तो बोल दीजिए मुझे आप सब लोग। अच्छा जी, अब मैं वापस आता हूँ उसी वाले चार्ट पर। आ गया उस चार्ट पर वापस। अच्छा जी, अब इस चार्ट को हम मजीद कंप्लीट करते हैं। अब ये चार्ट क्या बना, आपको ग्रांट मिली है फ्यूचर एक्सपेंस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर गवर्नमेंट, इस सिचुएशन को दोबारा देख लें, अगर गवर्नमेंट आपको पहले से ही पैसा दे दे ग्रांट के तौर पर कि तुम ये पैसा हमसे लो और तुम फ्रेश ग्रेजुएट्स को अपॉइंट करो, तो गवर्नमेंट ने आपको पैसा दे दिया है, लेकिन आपने, यानी ग्रांट आपको पहले मिल चुकी है, लेकिन जिस काम के लिए ग्रांट मिली है वो काम मुस्तकबिल में होना है। मतलब ग्रेजुएट्स आप फ्यूचर में अपॉइंट करेंगे, उनकी सैलरीज मुस्तकबिल में क्या होंगी, ड्यू होंगी। कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं? इसका मतलब एक्सपेंस इनकर होने से पहले, एक्सपेंस इनकर होने से पहले आपको क्या मिल गए, ग्रांट की रकम मिल गई है। तो फिर इस केस में आप क्या करेंगे, नंबर 1, पहला स्टेप, इसको आप डेफर्ड ग्रांट के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे। डेफर्ड ग्रांट मतलब बतौर लायबिलिटी, यानी जो भी पैसे आपको मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो आपके ऊपर लायबिलिटी है, जब तक कि आप गवर्नमेंट की बताई हुई कंडीशन पूरी ना कर दें। यानी कि अगर कल आपने ग्रेजुएट्स अपॉइंट नहीं किए तो गवर्नमेंट का दिया हुआ पैसा आपको गवर्नमेंट को वापस करना होगा। हाँ, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फिर आप अपने घर में से किसी भाई को, बहन को, अब्बू को, सबको अपने पास रख लें, सबको नौकरी दे दें अपने घर में से, आप गवर्नमेंट की कंडीशन पूरी कर देंगे। भाई जॉब दी ना आपने, आपके घर में जितने भी बेरोजगार अफराद हैं सबको अपने पास जॉब पे रख लें और दिखा दे भाई इन लोगों को मैंने जॉब पे रखा है। ये घर पे सारे फारिग बैठे हुए थे, बेरोजगार थे,
और कंडीशन पूरी हो जाएगी इस तरीके से। बहरहाल तो बताने का यहाँ पे मतलब क्या है आपको कि अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से एडवांस में ग्रांट मिल जाती है तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक डेबिट, पैसे रिसोर्सेज आपके पास आ गए और आप क्या कर देंगे, डेफर्ड ग्रांट। डेफर्ड ग्रांट मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी आप क्रेडिट कर देंगे, ये लायबिलिटी है आपके लिए। ठीक है, इट मींस दैट जब आपको पैसे मिल गए तो आप क्या करें, डेफर्ड लायबिलिटी क्या करें, क्रेडिट कर दें। और जब एक्सपेंस इनकर हो जाए, जब एक्सपेंस इनकर हो जाए तो एक्सपेंस के इनकर होने पर आप इस ग्रांट को अनअर्न्ड, या आपके लिए एक तरह की अनअर्न्ड इनकम है ना, यानी मतलब आपका एक्सपेंस इनकर हो गया, फ्रेश ग्रेजुएट्स आपने अपॉइंट कर लिए, तो अपॉइंट करने के बिना पर उनकी सैलरीज आप पर ड्यू हो गई, वो सैलरीज आपने पे कर दी जो भी, तो इट मींस दैट तो फिर ये ग्रांट आपके लिए अनअर्न्ड से क्या हो गई बेटा, अर्न्ड हो गई। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर इसका मतलब क्या है, जब एक्सपेंस इनकर हो गया तो वो एक्सपेंस आपने डेबिट किया, एक्सपेंस डेबिट, बैंक किया पेएबल क्रेडिट, जवाब दो बेटा। और अब आपके पास क्या है, ये जो डेफर्ड ग्रांट है ना उसको आप रिवर्स कर दें। आप एंट्री बनाएं डेफर्ड ग्रांट डेबिट, लायबिलिटी डेबिट, ठीक है। और या तो आप वही डायरेक्ट अप्रोच ग्रांट इनकम क्रेडिट कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास, क्या आप एक्सपेंस को क्रेडिट कर दें। ठीक है, डेफर्ड ग्रांट बतौर लायबिलिटी डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, या फिर एक्सपेंस की डिडक्शन जो हमने पिछले केस में सीखी। क्या बेटा आपको यहां तक बात समझ में आती है? रिस्पॉन्स दीजिए बेटा सब लोग, बताइए। तो जिस वक्त ग्रांट मिली उस वक्त वो फ्यूचर के लिए मिली थी, वो आपके ऊपर क्या थी, लायबिलिटी थी। तो जो कंडीशन आपने पूरी करनी थी वो अगर आपने कंडीशन पूरी कर दी तो कंडीशन पूरी करने की बिना पर आप उस ग्रांट के लिए क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। बेटा सबसे पूछ रहा हूँ, रिस्पॉन्स दे दें बराए मेहरबानी, बाकी लोग भी बता दें बेटा, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब इन डिटेल इस चीज को हम क्या करते हैं, सिनेरियो वाइज सॉल्व कर लेते हैं। सिनेरियो आपके सामने है, अब आप देखें जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए बेटा। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 2 विजिबल है? क्या क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है आपको बेटा? बताइए क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, आप सब बताइए सब लोग। अ कंपनी रिसीव्स कैश ग्रांट, कंपनी को कैश ग्रांट मिली कितनी, 10,000 गवर्नमेंट to contribute 10% towards future specified wages of total 100,000। मुस्तकबिल में आपने 1 लाख रुपए के वेजेस देने हैं, अभी दिए नहीं हैं। मुस्तकबिल में आपने 1 लाख रुपए के वेजेस देने हैं, 1 लाख का 10% कितना बनेगा, 10,000 रुपए, वो आपको बतौर ग्रांट पहले ही मिल चुके। द ग्रांट वॉज रिसीव्ड ऑन 1st January when certain conditions in 2010 were met। यानी कुछ कंडीशंस पूरी होने पे ग्रांट मिल गई, वो कंडीशन अमलन होंगी, मतलब एम्प्लॉयज आपने अपॉइंट कर लिया होंगे, इंटरव्यूज आपने ले लिया होंगे, ये दिखा दिया होगा जनाब इतने लोगों को हमने हायर कर लिया है। अब उनकी सैलरीज ड्यू होना शुरू होंगी जनवरी के बाद या जनवरी से सोन।
तो आपने दिखा दिया हाँ भाई इतने लोगों ने हमने हायर कर लिए, तो आपको ग्रांट के पैसे एडवांस में मिल गए। ऑल कंडीशंस अटैचिंग टू द ग्रांट with the exception of incurring future wages had all been made on the date of receipt। यानी सारे कंडीशंस मेट हो गए थे सिवाय एक्सपेंस के इनकर होने के। मतलब जिस डेट पे आपको ग्रांट मिली उस डेट पर आपने एम्प्लॉयज अपॉइंट कर लिए थे, आपने लेबर अपने पास रख लिया था, उनको आपने जॉब दे दी थी। यानी मतलब सारी कंडीशन, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गवर्नमेंट ने बोले थे उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपने हायर कर लिए थे। फ्रेश ग्रेजुएट बोले तो फ्रेश ग्रेजुएट आपने हायर कर लिए थे। या गवर्नमेंट कोरोना वाले केस में कहते थे इतने एम्प्लॉयज को नहीं निकालना, तो आने वाले 3 महीने की सैलरी में हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपने एम्प्लॉयज नहीं निकाले। मतलब कुछ कंडीशंस आपने मीट कर ली थी सिवाय किसके कि एक्सपेंस इनकर हो। तो लिहाजा उन कंडीशंस मीट होने पर आपको ग्रांट मिल गई। लेकिन एक आखिरी कंडीशन मीट होना बाकी थी, वो क्या था? एक्सपेंस का इनकर होना। लिहाजा जब तक एक्सपेंस इनकर ना हो जाए आपका उस ग्रांट पे राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो जो भी ग्रांट मिलेगी वो आपके लिए क्या बन जाएगी? डेफर्ड ग्रांट। ठीक है जी। हैड ऑल बीन मेट ऑन द डेट ऑफ रिसीट। सारी कंडीशन क्या हो गई? मैट हो गई सिवाय किसके? एक्सपेंस के इनकर होने के। द ईयर एंड इज 31 December। 20,000 of the specified wages incurred in 2001। आपके लाख में से 20,000 जो वेजेस हैं वो इनकर हो चुके, यानी एक्सपेंस इनकर हो गया 20,000 का उसी साल में जिस साल में क्या मिली? ग्रांट मिली एंड पर। और रिमेनिंग एक्सपेंडिचर कहाँ इनकर हुआ? अगले अकाउंटिंग पीरियड में। शो द जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग the company policy is to recognize the government grants। ठीक है। अच्छा जी, is to recognize what? क्या recognize करने का बोल रहा है वो? नंबर 1 क्या recognize करने का बोल रहा है? गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम recognize करने का बोल रहा है, या गवर्नमेंट ग्रांट को एक्सपेंस रिड्यूस करने का बोल रहा है? इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली इनकम या इनडायरेक्ट वे में इनकम। लेकिन इस बात का किस चीज से ताल्लुक है? इस बात का डेफर से ताल्लुक नहीं है। जिस वक्त ग्रांट मिलेगी उस वक्त तो आप डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब आपका जितना अमाउंट आप इनकर कर चुके होंगे उस अमाउंट पर, आपका जितने अमाउंट पर ग्रांट को रिसीव करने का राइट एस्टेब्लिश हो चुका होगा, उतने अमाउंट को आप क्या कर लेंगे? उतने अमाउंट को आप अपने लिए मान लेंगे ग्रांट इनकम। तो जरा देखें, मुझे उम्मीद तो है कि आप, अगर मैं आपसे सॉल्व करवाऊं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम इसको समझ लेते हैं और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अब मैं ये दोनों तरीके से सॉल्व करता हूँ, डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। अब डायरेक्ट अप्रोच के ताल्लुक किस बात से आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट अप्रोच क्या है? भले अप्रोच कोई सी भी हो, लेकिन अगर ग्रांट पे आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश नहीं हुआ होगा तो आप उसको अपनी इनकम नहीं मान सकते। सबसे पहले क्या है, आपने कहा 1 जनवरी 2011 इस डेट पर आपको पैसे मिल गए। आपने कहा बैंक डेबिट 10,000 से। ठीक है। और आपने कहा डेफर्ड ग्रैंड क्रेडिट 10,000 से। ऐसा ही है, दोनों केस में सेम एंट्री है।
बैंक डेबिट 10,000 से, डेफर्ड ग्रैंड क्रेडिट कितने से 10,000 से। हाँ जी, अब आप कहाँ पहुंचते हैं बेटा, आप पहुंचते हैं 31 दिसंबर 2011 को, और आप एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं। आप कहते हैं सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 20,000 से, बैंक या पेएबल क्रेडिट कितने से 20,000 से। यही एंट्री आप यहाँ बनाते हैं। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट बैंक या पेएबल क्रेडिट कितने से 20,000 से। ठीक है जी। उसके बाद क्योंकि आप लाख में से 20,000 का एक्सपेंडिचर इनकर कर चुके हैं, तो आपका इस 20,000 के 10% के बराबर ग्रांट रिसीव करने का राइट स्टैब्लिश हो चुका है, जो कि ग्रांट आप ऑलरेडी भी रिसीव कर चुके हैं। तो अब अपनी डेफर्ड ग्रांट में से क्या करेंगे, जितना हिस्सा आपका राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो चुका है, वो क्या कर देंगे, उसको लायबिलिटी में से रिवर्स कर देंगे। आप बोलेंगे डेफर्ड ग्रांट डेबिट, और आप बोल देंगे ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितना बेटा, 20,000 का 10%, क्या बनेगा 2,000। यानी 10,000 में 2,000 की लायबिलिटी रिवर्स कर दी, 8,000 की लायबिलिटी स्टिल बाकी है, कहाँ शो होगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और यहाँ पर हम इनडायरेक्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं डेफर्ड ग्रैंड डेबिट 2,000 से, और बजाय इनकम क्रेडिट करने के हम क्या कर रहे हैं, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट कर रहे हैं। ये इनडायरेक्ट अप्रोच हो गया आपके पास। उसके बाद आप कहाँ पहुंचते हैं बेटा, आप पहुंचते हैं 31 दिसंबर 2012 पर। आप रिमेनिंग एक्सपेंडिचर भी इनकर कर देते हैं। आप बोलते हैं सैलरीज एक्सपेंस डेबिट बैंक या पेएबल क्रेडिट 80,000 से। तो आपने कहा बाकी के 80,000 का 10% के बराबर ही मेरा ग्रांट का राइट टू रिसीव क्या हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा। तो आप एंट्री बनाएंगे डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट। ठीक है जी। कितने से, 80,000 के 10% से। जो कि कितना बनेगा, 8,000। इस तरह ये ग्रांट पूरी की पूरी लाइबिलिटी से रिवर्स होगी, क्या बन गई, अब आपकी इनकम बन गई। और अगर आप यहाँ पर हैं तो 31 दिसंबर 2011, यहाँ पर आप करेंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट बैंक या पेएबल क्रेडिट 80,000 से, और आप क्या कर देंगे, डेफर्ड ग्रांट डेबिट करके
आप ग्रैंड इनकम नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वे में जाकर आप अपने एक्सपेंस को रिड्यूस करके अपनी इनकम को बढ़ा लें। आप सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे 80,000 के 10%। कितना अमाउंट जाएगा बेटा? 8,000। ठीक है जनाब, तो ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जी बेटा 2012 है बस, ये हो गया सही। हाँ जी, ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन। बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए बेटा, सब लोग जल्दी बताइए। रिस्पॉन्स देते हैं बेटा, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दे दिया करें, ऐसा ना किया करें। ठीक है, जवाब दें। यहाँ तक बात क्लियर? सबको क्लियर है बेटा? अच्छा अच्छा, थोड़ी सी अब मैं बात कर लूँ एसेट के ऊपर, तो फिर जरा आगे लेके चलता हूँ उसको फिर। मतलब एक्सपेंस वाला पॉइंट तो आपको काफी हद तक क्या वो क्लियर हो गया। अच्छा हो गया। अब ग्रांट फॉर एसेट है, इसमें दो बातें हो जाएंगी आपसे। कि ग्रांट फॉर एसेट आपको मॉनेटरी फॉर्म में मिल रही है या नॉन मॉनेटरी फॉर्म? मॉनेटरी फॉर्म में मतलब आपको एसेट खरीदने के लिए कैश मिल रहा है। फिर वही आपको पैसे पहले मिल गए हैं या आपने एसेट इंस्टॉल कर लिया है तो आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया, सारी बात। तो मॉनेटरी का मतलब क्या? पहले आपको कैश मिला। मैं डायरेक्ट इसकी एग्जांपल अपनी तरफ से बना लेता हूँ, ठीक है, जरा देखिएगा। और इसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे होंगे आपके सामने, जरा तरह। मतलब ग्रांट पहले मिल गई है, फ्यूचर ग्रांट मतलब इसमें हम फ्यूचर ग्रांट के केस को देख रहे हैं, पास ग्रांट तो आप कर सकते हैं फिर। ठीक है जी। और इसमें मैं वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे की बात करूंगा। डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। सही है जी। ओके ना। फर्स्ट कर लें सिनारियो, मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ। फर्स्ट कर लें 1 जनवरी 2018 को गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी 4 मिलियन रुपीज। तो 4 मिलियन से आपने बैंक डेबिट किया और डेफर्ड ग्रांट क्या कर दिया आपने? क्रेडिट कर दिया। यानी इस अमाउंट को आपने लायबिलिटी मान लिया। गवर्नमेंट ने ये 4 मिलियन आपको क्यों दिए? ये गवर्नमेंट ने आपको एक मशीन खरीदने के लिए प्रोवाइड किए कि आप वो मशीन खरीद सको। बैंक डेबिट हो गया। और
डेफर्ड ग्रांट क्या क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। सही जी। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आपने फर्ज कर लें इसी डेट पर या 6 महीने बाद, जो भी आप टाइम पीरियड रख सकते हैं इसके अंदर, उस पर आपने क्या कर लिया, मशीन परचेज करी। मैं अज्यूम करता हूँ सेम डेट पर, ताकि फिर आपको कोई फील वर्क इशू ना हो, आसान बात करें। आपने एक मशीन परचेज करी, मशीन डेबिट हो गई, और वो मशीन थी 10 मिलियन की, मतलब 10 मिलियन की कॉस्ट में से 40% 4 मिलियन गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया, तो मशीन डेबिट कर दिया, बैंक या पेएबल क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये आपके सामने एक अप्रोच हो गई। अब इसमें इनडायरेक्ट अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा जरा, कि आपने सेम डेट पर मशीन डेबिट की, कितने से, 10 मिलियन से, बैंक या पेएबल क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया 10 मिलियन से। अब इनडायरेक्ट अप्रोच ये कहती है कि कोई आपने मशीन के जो 40% जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट के दिए हुए पैसों से पे किया है, तो लिहाजा आपकी जेब से 10 मिलियन खर्च नहीं हुए, बल्कि आपकी जेब से तो असल 6 मिलियन खर्च हुआ है ना। यस और नो बताइए। आपको तो ये मशीन जो है वो 10 मिलियन की थोड़ी पड़ी, आपको तो ये मशीन कितने की पड़ी। यस, रिस्पॉन्स दें बेटा, रिस्पॉन्स दें, जल्दी रिस्पॉन्स दें बेटा। अप्रोचेस समझ में आ रही है दोनों जो बोल रहा हूं मैं आपको। भाई अप्रोच नंबर 1 में हमने ग्रांट को डेफर्ड कर दिया, अप्रोच नंबर 1 में हमने मशीन जितने की परचेज की उतने से डेबिट कर दी। अब अप्रोच नंबर 2 तकरीबन सेम चल रही है, अब फर्क कर रहे हैं, फर्क उसमें फर्क सिखा रहा हूँ अप्रोच 2 के अंदर, इनडायरेक्ट अप्रोच में, कि भाई असल में तो आपकी जेब पे बोझ कितना पड़ा, 6 मिलियन का, ना कि 4 मिलियन का। तो आपकी जेब से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना खर्च हुआ, खर्च तो 10 मिलियन हुआ, लेकिन उसमें से 4 मिलियन कहाँ से आए थे, गवर्नमेंट की तरफ से आए। तो नेट आपकी जेब पे कितना बोझ पड़ा, 6 मिलियन। मतलब ये मशीन आपको 10 मिलियन की नहीं पड़ी बेटा, ये मशीन आपको 6 मिलियन की पड़ी। तो आप क्या करें, आप डेफर्ड ग्रांट को डेबिट कर दें, कितने से, 4 मिलियन से। आपने कहा ग्रांट इज नो मोर डेफर्ड, क्यों नो मोर डेफर्ड, क्योंकि मैंने मशीन खरीद ली है, मैंने गवर्नमेंट की कंडीशन पूरी कर दी है। और आप बोलते हैं मशीन अकाउंट क्रेडिट, तो जैसे ही आपने मशीन अकाउंट क्रेडिट कर दिया 4 मिलियन से, तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, 10 मिलियन से मशीन अकाउंट डेबिट हुआ, 4 मिलियन से मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो अब आपका अप्रोच, सेकंड अप्रोच से मशीन अकाउंट की कॉस्ट कितनी हो गई बेटा, 6 मिलियन। यस और, चलें जी, बेहतरीन बात हो, सही है जी। अब मान लें मशीन की जो लाइफ है ना, वो लाइफ है कितनी बेटा, 4 साल। तो इसका मतलब क्या, अब हम आते हैं कहां पर, ईयर एंड पर, 31 दिसंबर पर, 31 दिसंबर पर हम आ गए, और हमने चार्ज करनी है डेप्रीसिएशन। तो हमने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो अगर मैं 10 मिलियन को डिवाइडेड बाय 4 कर दूं, तो मेरी पर ईयर डेप्रीसिएशन इस मशीन पर क्या आएगी बेटा, हमारे बिजनेस की, जवाब दें। आप जवाब ही नहीं देते बेटा, 2,500,000, 25 लाख रुपए। यस और, अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस एसेट को 25% कंज्यूम कर लिया है, तो मैंने इसकी कॉस्ट का 25% का इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर लिया है। यस और नो, यस और नो, रिस्पॉन्स प्लीज। तो फिर इस तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट का भी 25% हिस्सा अब मेरे लिए क्या हो जाना चाहिए, इनकम बन जाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि उसने इस 2.5 मिलियन डेप्शन जो कि कॉस्ट का पोर्शन है, उसको क्या किया, उसने मुझे सपोर्ट किया।
तो यानी कि अब आप क्या करेंगे, आप एक एंट्री और पास करेंगे यहाँ पर, और वो एंट्री क्या बनेगी, अब वो एंट्री बनेगी डेफर्ड ग्रांट डेबिट, लायबिलिटी डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। जवाब दे, ग्रांट इनकम क्रेडिट, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। कितने से, कितने से, ग्रांट कितनी मिली थी, 4 मिलियन। अगर आप 4 मिलियन को डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 मिलियन। जवाब दें। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप 2.5 मिलियन का एक्सपेंस शो कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और 1 मिलियन की आप इनकम शो कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो नेट इफेक्ट जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में है वो कितना है, 1.5 मिलियन। लेकिन जरा इसका सेकंड अप्रोच देखिए, और इस सेकंड अप्रोच में आप देखिए कमाल के कमाल क्या होता है यहाँ पर, जहां पर आपने ग्रांट को इनडायरेक्टली ट्रीट किया है, और ये 31 दिसंबर 2018 को जब आप इस पर डेप्शन एक्सपेंस चार्ज करते हैं, तो यहाँ कॉस्ट क्या है आपके पास, 6 मिलियन। और अगर आप 6 मिलियन को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपका पर ईयर डेप्रिसिएशन अब 2.5 मिलियन नहीं आएगा, बल्कि अब पर ईयर डेप्शन आपका 1.5 मिलियन आएगा। जवाब दो बेटा मुझे, क्या ख्याल, बोलो। इफेक्ट तो वही है ना, बात तो वही हो गई ना, रिस्पॉन्स दो बेटा, रिस्पॉन्स दो। कि एक तरह, एक केस में आपने 2.5 मिलियन का एक्सपेंस चार्ज किया है और 1 मिलियन की इनकम रिकॉर्ड की है, और एक केस में आपने क्या किया है, ग्रांट को मशीन की कॉस्ट से नेट ऑफ कर दिया है। तो जो आपकी डेप्रिसिएशन आ रही है ना, वो उतनी आ रही है जो आपके डेप्शन एक्सपेंस और ग्रांट इनकम के नेट इफेक्ट की क्या है, बराबर। तो इस तरह 4 साल की इस तरह एंट्री बन जाएंगी डेप्रिसिएशन की दोनों केसेस में। कोई मुश्किल बात हो तो बताओ बेटा यहाँ तक। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। आप इसकी रिमेनिंग एंट्रीज कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह इसको कल इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, पूरी कोशिश होगी। ओके बेटा, आज यहाँ तक इतना ही, बाकी बातें इंशाल्लाह कल की क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज।